सीधी शिक्षा जैसा कि हम लोग देख रहे थे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को 11th क्लास का। चलिए इसका आगे को हम लोग देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण क्या क्या होते हैं, इस चीज़ को अभी हम लोग कवर अप करते हैं। चलिए तो पहला चीज़ देखते हैं इस बेस पे हम लोग। चलिए तो अभी हम लोग देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के गुण को देखेंगे। अभी हम किसको देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण को। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने ये देखा है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण किस तरीके से होती है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण क्या है, केपलर का नियम क्या है, केपलर का प्रथम नियम क्या है, केपलर का द्वितीय नियम क्या है, केपलर का तृतीय नियम क्या है, उसकी प्रस्तावना इंट्रोडक्शन के बेस पे आप लोगों ने देखा। उसके बाद दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अंतर के बेस पे देखा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल के क्या क्या गुण होते हैं, वह किस तरीके का होता है, इस चीज़ की हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। किसका गुण देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण को देखते हैं। पहला क्या होता है, पहला चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला, प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल, प्रकृति में जो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं सबसे क्षीण बल होता है, सबसे क्षीण बल होता है। जो प्रकृति में हमारे गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, प्रकृति में जो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, क्या बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण। हमारे पास जो भी प्रकृति में जो गुरुत्वाकर्षण बल है भाई, प्रकृति में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सबसे क्षीण बल होता है, जल्दी से क्षीण होने वाला, सबसे क्षीण बल होता है। सबसे क्षीण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत हम लोग पहला गुण देखेंगे, प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकृति में जो भी है हमारे पास, प्रकृति के बेस पे आपके पास जो भी आ जाएगा, प्रकृति के बेस पे, प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ के बेस पे आएगा, पदार्थ में आपका अणु के बेस पे आएगा, अणु में आपके परमाणु के बेस पे आएगा, नाभिक के बेस पे आएगा, जो भी है उनके बीच में। तो प्रकृति में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे क्षीण बल होता है, सबसे क्या होता है, क्षीण बल होता है, मतलब जल्दी से क्षीण हो जाने वाला बल होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो पहला कंटेंट है, आप लोग इसी चीज़ को याद रखिएगा कि प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे क्षीण बल होता है। प्रकृति में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे क्षीण बल होता है। ठीक है, और सेकेंड चीज़ की हम लोग बात करते हैं। चलिए सेकेंड चीज़ की जो बात करेंगे वो है जी, कैपिटल जी, जिसका हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में लिए थे। तो जी का मान पिंडों की प्रकृति पर, जो जी का मान होता है, जी का मान पिंडों की प्रकृति पर, जो जी का मान होता है किस पर, पिंडों की प्रकृति के मान पर ना। जी का जो मान होता है वह पिंडों की प्रकृति या उनके आकार पर निर्भर करता है, या फिर उनके आकार पर क्या करता है, निर्भर करता है, या उनके आकार पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो जी का मान पिंडों की प्रकृति या उनके आकार पर क्या करता है, निर्भर करता है, और ना ही दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, और ना ही दोनों पिंडों के बीच के जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है। तो सेकेंड चीज़ है आप लोगों के, जो सेकेंड चीज़ है वह है जी के मान को लेकर के है। किसके मान को लेकर के, जी के गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक जी। जी का मान पिंडों की प्रकृति या उनके आकार पर निर्भर करता है, और ना ही दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जी का मान पिंडों की प्रकृति या उनके आकार पर निर्भर करता है, और ना ही दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पिंडों की प्रकृति पर आप लोगों का क्या हो गया, प्रकृति आ गया, और वहाँ पर क्या आ गया, माध्यम।
प्रकृति आ गया और माध्यम आ गया। तो ये दो चीज़ है। पहला में अगर पूछा जाएगा तो प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल के में मतलब कोई भी पृथ्वी होती है जो अपनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये जो गुण होता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण के रूप में आता है। अब गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के बेस पे आप लोगों के बेस पे ये चीज़ आता है कि प्रकृति में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे क्षीण बल होता है, मतलब जल्दी से क्षीण हो जाने वाला बल के अंतर्गत आता है। जी कमान पिंडों की प्रकृति या उनके आकार पर निर्भर करता है, ना ही दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर? तो ये दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ की जो बात करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तीसरा जो है, इस तीसरा चीज़ को देखिए भाई, जो तीसरा है वो क्या है? तीसरा है सभी समय। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है कि सभी समय, तीसरा में ये बोल रहा है कि सभी समय और सभी स्थानों पर, सभी समय और सभी स्थानों पर, ठीक है, सभी समय और सभी स्थानों पर जी कमान नियत रहता है। जी कमान नियत रहता है। जो जी है, जी कमान क्या रहता है? नियत। जी कमान नियत रहता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं। इसलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं, क्योंकि इसका सभी समय और सभी स्थानों पर जो जी कमान रहता है वो क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, मतलब M1 के बेस पे देखेंगे, M2 के बेस पे देखेंगे, G1 के बेस में देखेंगे, G2 के बेस में देखेंगे, M1 M2 जो भी पिंडों के बीच में उसका जो नियतांक के बेस पे देखेंगे, ये चीज़ आप लोगों की क्या होती है? आप लोगों की नियत होती है। तो सभी समय और सभी स्थानों पर जी कमान क्या होता है? नियत होता है। अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। तो पहला में जो था, प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे क्षीण बल होता है। प्रकृति में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे क्या होता है? क्षीण बल होता है। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? जी कमान पिंडों की प्रकृति या उनके आकार पर क्या करता है? निर्भर करता है। और तीसरा जो चीज़ होता है, और ना ही यह पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा जो चीज़ होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि सभी समय और सभी स्थानों पर, सभी समय और सभी स्थानों पर, सभी समय और सभी स्थानों पर जी का मान क्या होता है? नियत होता है। जी का मान क्या होता है? नियत होता है। अतः इसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को 1 बाय 1 करके आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग और थर्ड थिंग के बेस पे। अगला है जो हमारा 4th नंबर का है, इस 4th नंबर के थिंग को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, अब जो बल लगता है हमारे पास जो कितना 1665 में, यहाँ पर जो था ना सन 1665 में न्यूटन ने, सन 1665 में न्यूटन ने एक बल के रूप में प्रतिपादित किया था, जिसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो वही बल है गुरुत्वाकर्षण बल F की दिशा दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को, ठीक है, की दिशा, गुरुत्वाकर्षण बल F की दिशा दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को, दोनों पिंडों की, यहाँ देखिए ये पहला पिंड हो गया, ये आपका दूसरा पिंड, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्र, दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्र, दोनों पिंडों की द्रव्यमान केंद्र, दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, गुरुत्वाकर्षण बल F की दिशा दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दोनों पिंडों को क्या होती है? मिलाने वाली रेखा, दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। रेखा के क्या होती है भाई? अनुदिश होती है। इस रेखा के क्या होती है? अनुदिश होती है। तो इस चीज़ को देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल F की दिशा दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, अनुदिश होगी। उसके पश्चात अगर हम इस चीज़ को देखेंगे एक एक करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुदिश से तात्पर्य मतलब उसी की तरफ होगी अग्रसर, इस तरीके से है, जैसे कि ये F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका F3 है, ये आपका F4 है, ये आपका F5 है। तो इसी की तरफ क्या होगी? ये अग्रसर हो जाएगी। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल F की दिशा दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के क्या होती है? अनुदिश होती है। एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल आरोपित करता है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक पिंड है, कोई भी पिंड है, जैसे कि Q1 पिंड है, या हो सकता है Q2 हो सकता है, या हो सकता है Q3, या हो सकता है Q4, इस तरीके से यह हो सकता है आपके पास।
इस तरीके से ये हो जाएगा। तो एक पिंड दूसरे पिंड पर जो एक पिंड है वह दूसरे पिंड पर एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल आरोपित करता है, जितना बल आरोपित करता है भाई, जितना बल क्या करता है, आरोपित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल F की दिशा दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के क्या होती है, अनुदिश होती है। तो एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल आरोपित करता है, एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल आरोपित करता है, कोई भी आपका पिंड है, चाहे वह Q1 के बेस पे हो, Q2 के बेस पे हो, A पिंड हो, चाहे B पिंड हो, चाहे C हो, चाहे A1 हो, चाहे B1 हो, चाहे C1 हो, चाहे A2 हो, चाहे B2 हो, चाहे C2 हो, कोई भी हो, तीनों तरीके से आपका कोई भी हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल F की दिशा दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की क्या होती है, अनुदिश होती है। और यह एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल आरोपित करता है, एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल आरोपित करता है, दूसरा पिंड पहले पिंड पर उतना ही बल आरोपित करता है। तो दूसरा पिंड भी, तो जो आपका दूसरा पिंड भी होता है, जो आपका दूसरा पिंड भी होता है, जो आपका दूसरा पिंड होता है, दूसरा जो आपका पिंड होता है, वह पहले पिंड पर उतना ही बल, वह अपने पहले पिंड पर उतना ही बल क्या करता है, आरोपित करता है। वह पहले पिंड पर उतना ही बल क्या करता है, आप लोगों के बीच में आरोपित करता है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल F की दिशा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल F की दिशा है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को, दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की क्या होती है, अनुदिश होती है। एक पिंड दूसरे पिंड पर, एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल आरोपित करता है, जितना बल आरोपित करता है, चाहे वह 5 न्यूटन का बल हो, कि 6 न्यूटन का बल हो, कि 7 न्यूटन का बल हो, कि 8 न्यूटन का बल हो, कोई भी बल हो यार, ठीक है, कोई भी जितना बल आरोपित करता है, दूसरे पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल आरोपित करेगा। मान लेते हैं कि पिंड यहाँ पर A है, A पिंड है, यहाँ पर B पिंड है, A B पर 5 न्यूटन बल कर रहा है ना, 5 न्यूटन पर, तो B भी इस पर कितना करेगा, 5। अगर ये 7 करता है तो ये भी कितना करेगा, 7 करेगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल F की दिशा दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की क्या होती है, अनुदिश होती है। एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल आरोपित करता है, दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल क्या करता है, आरोपित करता है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल एक अन्योन्य क्रिया का बल है। अतः यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह एक अन्योन्य क्रिया का बल के रूप में आता है, वह अन्योन्य क्रिया के एक बल के रूप में आता है यहाँ पर। तो जो आपका दो गुरुत्वाकर्षण होता है वह एक अन्योन्य क्रिया का बल के रूप में आता है। और पांचवा जो चीज़ है, इस पांचवा चीज़ को याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल तथा संरक्षी बल होते हैं। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह सेंटर में भी होता है, तो इसलिए इसको केंद्रीय बल कहते हैं तथा संरक्षी बल भी कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका, गुरुत्वाकर्षण बल किस किस के अंतर्गत आता है, तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि केंद्रीय बल के अंतर्गत आता है और संरक्षी बल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पहला हम लोग क्या देखें कि प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे क्षीण बल होता है। जो प्रकृति में हमारे पास जो बल है, बहुत सारे बल होते हैं, नाभिकीय बल होते हैं, नाभिकीय विखंडन बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, जितने भी बल होते हैं हमारे पास बहुत सारे, उसमें से आपको जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह सबसे क्षीण बल होता है। प्रकृति में जो भी प्रकार के, जितने भी प्रकार के बल पाए जाते हैं, चाहे वह बल किसी के बेस पे पाया जाता हो, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों का मुख्य थिंक है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे आपका सबसे ज़्यादा क्षीण वाला क्या है, बल होता है। दूसरा चीज में हम लोग ये पढ़ें कि जो जी का मान होता है पिंडों की प्रकृति पर, जो जी का मान होता है पिंडों की प्रकृति तथा आकार पर निर्भर करता और ना ही दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरा चीज, सभी समय और सभी स्थानों पर जी का मान क्या रहता है, नियत रहता है, अतः इसे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। चौथा चीज में क्या पढ़े हम लोग कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो एफ की दिशा होती है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश होती है। एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल आरोपित करता है, दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल क्या करेगा, आरोपित करता है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल एक अन्योन्य क्रिया है। पांचवा चीज, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल तथा संरक्षी बल होते हैं। तो इस प्रकार इसको हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति के सभी बलों से, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के सभी बलों से, सभी बलों की तुलना में सबसे अधिक क्षीण वाली बल है, सबसे अधिक क्षीण वाली
क्षीण वाली बल है। दूसरा देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बेस पे इस चीज़ को हम लोग अभी और देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के सभी बलों की तुलना में सबसे अधिक क्षीण वाली बल है। गुरुत्वाकर्षण बल में जी का मान, गुरुत्वाकर्षण बल में जी का मान, गुरुत्वाकर्षण बल में जी का मान, प्रकृति के माध्यम और उसके मान पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। और तीसरा चीज़ ये बताया कि जो जी का मान होता है, जी का मान सभी समय पर जी का मान सभी समय पर एक समान होता है। एक समान होता है, जी का मान सभी समय पर एक समान होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। इसलिए इसको हम जी का मान सभी समय पर एक समान होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल होता है। एक केंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल होता है। पांचवा, गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। एक संरक्षी बल है। तो गुरुत्वाकर्षण गुण के अंतर्गत में हम लोग ये देखें कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के सभी बलों की तुलना में सबसे अधिक क्षीण वाली बल है। गुरुत्वाकर्षण बल में जी का मान प्रकृति के माध्यम और उसके पर निर्भर नहीं करते। जी का मान सभी समय पर एक समान होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल के अंतर्गत आता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत में ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया। तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के सभी बलों की तुलना में सबसे अधिक क्षीण वाली बल है। गुरुत्वाकर्षण बल में जी का मान प्रकृति के माध्यम उसके पर नहीं करते। जी का मान सभी समय पर एक समान होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं छठवां नंबर, उसी के अंतर्गत में है। इस छठवां नंबर को देखते हैं। छठवां नंबर में क्या बोल रहा है, इस चीज़ को देखते हैं कि सामान्य पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, जो भी सामान्य पिंड रहेंगे, आपके पास कोई भी सामान्य पिंड है, जैसे कि यहाँ पर है सामान्य पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सामान्य पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है। बल का मान बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो सामान्य पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है। कोई भी सामान्य पिंड है आपके पास, चाहे वह क्यू के रूप में है कि पी के रूप में, पी क्यू या आर या एस के रूप में है, किसी भी तरीके से हैं आपके पास में। ठीक है, इनका जो वैल्यू है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। क्लियर। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बोला है कि सामान्य पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, अतः इसे अनुभव नहीं किया जा सकता। अतः इसे अनुभव नहीं किया जा सकता है, अतः इसे हम लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो अतः इसे अनुभव नहीं किया जा सकता है। किंतु आकाशीय पिंडों के लिए यह बल उल्लेखनीय होता है। यह बल उल्लेखनीय होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोला है कि सामान्य पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, अतः इसे अनुभव नहीं किया जा सकता। किंतु आकाशीय पिंडों के लिए यह बल उल्लेखनीय होता है। किंतु आकाशीय पिंडों के लिए यह जो बल होता है वह क्या होता है? उल्लेखनीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि 6 नंबर में जो भी हमारे पास सामान्य पिंड के बेस पे जो भी रहेगा, नॉर्मली वे पे जो रहेगा आप लोगों के पास, उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वो बहुत ही कम होता है। सामान्य पिंड के लिए बहुत ही कम होता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान, सामान्य बल के लिए बहुत ही क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सामान्य पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है। आगे जो देखते हैं 7वां नंबर में, 7वां नंबर क्या है इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले, दो पिंड है, मान लेते हैं कि ए है और बी है। दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले, दो पिंडों के मध्य इसी चीज़ को बोल रहा है, दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला, दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F में कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वातावरण में उपस्थित किसमें? वातावरण में उपस्थित अन्य पिंडों के प्रभाव से मुक्त रहता है। अन्य पिंडों के प्रभाव से क्या रहता है? मुक्त रहता है। तो 7वां चीज़ में आप लोग ये देखेंगे कि 7वां नंबर में आप लोगों का क्या होता है, तो इस चीज़ को देखेंगे। देखिए, दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वातावरण में उपस्थित अन्य पिंडों के प्रभाव से मुक्त रहता है। और 8वां चीज़ में हम लोग इस चीज़ को कवर अप करेंगे। तो 7वां में हो गया कि दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वातावरण में उपस्थित अन्य पिंडों के प्रभाव से मुक्त रहता है। तो मतलब यहाँ पर जो भी आपका कार्य करेगा, जैसे दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला बल है जो ए है, पहला पिंड, दूसरा है बी, इस पर कार्य करने वाला जो एफ है, वातावरण में उपस्थित अन्य पिंडों के प्रभाव से, वातावरण में उपस्थित जैसे कि सी है, डी है, ई है, एफ है, तो इनके प्रभाव से ये क्या रहता है भाई? मुक्त रहता है। इसी चीज़ को बोल रहा है 7वां नंबर में कि दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वातावरण में उपस्थित अन्य पिंडों के प्रभाव से मुक्त रहता है। चलिए इसका 8वां चीज़ को देखते हैं। 8वां क्या होता है? 8वां में क्या बोल रहा है, इस 8वां को देखते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी रसायन शास्त्री हेनरी कैवेंडिश, नाम याद रखिएगा। सबसे पहले अंग्रेजी रसायन शास्त्री हेनरी कैवेंडिश ने सन 1798 में वी मोरन तुला की सहायता से जी का मान ज्ञात किया गया था। जी का मान सर्वप्रथम कब ज्ञात किया गया था, इस चीज़ को पूछा जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को लिखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले अंग्रेजी
सबसे पहले अंग्रेजी रसायन शास्त्री, अंग्रेजी रसायन शास्त्री हेनरी कैवेंडिश ने सन 1798 में वी मोरन तुला की सहायता से जी कमान ज्ञात किया था। जी कमान ज्ञात किया था। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला जाएगा कि जी कमान सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया गया था, तो आप लोग बोलोगे कि सबसे पहले अंग्रेजी रसायन शास्त्री हेनरी कैवेंडिश ने सन 1798 में वी मोरन तुला की सहायता से जी कमान ज्ञात किया गया था। तो छठवां चीज़ में हम लोग ये चीज़ देखे हैं कि सामान्य पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, अतः इसे अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु आकाशीय पिंडों के लिए यह बल उल्लेखनीय होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामान्य पिंड के बेस पे आप लोगों का जो इस तरीके से था, यहाँ पर आप लोगों के लिए इस तरीके से था, चाहे वह ए के बेस पे हो, चाहे वह बी के बेस पे हो, चाहे वह सी के बेस पे हो, चाहे वह डी के बेस पे हो। तो सामान्य पिंडों के लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है, सामान्य पिंडों के लिए जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वो बहुत ही कम होता है, अतः इसे अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु आकाशीय पिंडों के लिए यह बल क्या होता है, उल्लेखनीय होता है। आकाशीय पिंडों के लिए यह बल क्या होता है, उल्लेखनीय होता है। तो या तो इसको हम लोग ए के रूप में करते हैं, ए से बी के रूप में जाएंगे, तो बी से सी के रूप में जाएंगे, या सी से डी के रूप में जाएंगे, तो इस चीज़ के लिए किया जाएगा। और जो 7वां नंबर की चीज़ है, 7वां नंबर की चीज़ में ये बोल रहा है भाई कि यदि दो पिंडों के मध्य अगर हम लोग कार्य करवाएंगे, कोई भी दो पिंड रहेगा, चाहे वह पिंड किसी प्रकार के रहेगा, चाहे वह Q1 के बेस पे रहेगा या Q2 के बेस पे रहेगा, या किसी भी प्रकार के बेस पे रहेगा, तो उसके मध्य कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके समीप अन्यस्थ वातावरण में उपस्थित पिंडों के प्रभाव से क्या रहेगा, मुक्त रहता है। ठीक है, 9वां चीज़ को देखते हैं हम लोग यहाँ पर, 8वां चीज़ को। सबसे पहले अंग्रेजी रसायन शास्त्री हेनरी ने सर्वप्रथम, सबसे पहले ना, सर्वप्रथम बोल सकते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी रसायन शास्त्री हेनरी कैवेंडिश ने सन 1798 में, मतलब 1798 में वी मोरन, याद रखिएगा नाम को, वी मोरन, ठीक है, क्या है, वी मोरन, इसको याद रखिए, वी मोरन तुला की सहायता से, किस तुला की सहायता से, वी मोरन तुला की सहायता से जी कमान ज्ञात किया था। किस कमान ज्ञात किया था, जी कमान ज्ञात किया था। यहाँ पर किस कमान ज्ञात किया था बोलने से, जी कमान ज्ञात किया था, जी कमान ज्ञात किया था। किसका मान ज्ञात किया था आप लोगों को पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि जी का मान को ज्ञात किया गया था। तो ये 6 नंबर पे हो गया, 7 नंबर पे हो गया, 8 नंबर के हो गया। इससे पहले हम लोग इसको देखे थे कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के सभी बलों की तुलना में सबसे अधिक बल वाली है, अधिक क्षण वाली है। गुरुत्वाकर्षण बल में जी का मान प्रकृति के माध्यम और उसके मान पर निर्भर नहीं करते, जी का मान सभी समय पर समान होता है, इसलिए शर्तें गुरुत्वीय नियतांक आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल होता है। फर्स्ट और सेकेंड थिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे थे कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के मध्य केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की क्या होती है, अनुदिश होती है। एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल आरोपित करता है वह दूसरी पिंड पहले पिंड पर उतना ही बल आरोपित करता था। गुरुत्वाकर्षण एक बल एक अन्योन्य क्रिया भी है। तो ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के सभी बलों की तुलना में सबसे कम छीड़ वाली बल के रूप में देख लिए। सामान्य पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, अतः इसे अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु आकाशीय पिंडों के लिए यह बल उल्लेखनीय होता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल एक अन्योन्य क्रिया भी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल एक अन्योन्य क्रिया है, अन्योन्य क्रिया के बेस पे है। क्लियर? तो चलिए इसका आगे का कंटेंट क्या होता है, इस आगे के कंटेंट को हम लोग देखते हैं। आगे है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो अभी अभी मैं बता रहा था। ठीक है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इस चीज़ को देखिए, ये सार्वत्रिक है, ये आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण है, ये है आपका नियतांक जी। जिस भाई साहब के बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपका जो सार्वत्रिक होता है, देखिए सार्वत्रिक
सभी के लिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस नियतांक उस आकर्षण बल के, नियतांक उस आकर्षण बल के, उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है। उस आकर्षण बल के आंकिक मान के तुल्य होता है। आंकिक मान के देखिए, इस चीज़ को मैं लिख करके भी बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। लिखना जरूरी है, ओरली मार्क्स नहीं मिलता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के तुल्य होता है। आंकिक मान के तुल्य होता है जिसे इकाई दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान के, इकाई द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। ठीक है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के तुल्य होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इस चीज़ को देखिए यहाँ से, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यहाँ से देखिए सार्वत्रिक, इस चीज़ को देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के तुल्य होता है जिससे इकाई दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे पर क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के इकाई मात्रा एवं विमीय सूत्र के बेस पे हम इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यहाँ पर देखते हैं इसी चीज़ को, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, आई रिपीट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आंकिक मान के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के तुल्य होता है जिसे इकाई दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे पर क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। तो यही चीज़ है। देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के, उस आकर्षण बल के आंकिक मान के तुल्य होता है। उस आकर्षण बल के किसके तुल्य होता है, आंकिक मान के तुल्य होता है जिसे इकाई दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे पर क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। दो पिंड एक दूसरे पर क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी होता है, जिसका मान सभी स्थानों पर उसका वैल्यू वही रहता है। जी का मान आपका जितना है उतना है, उसका मान हर एक जगह में परिवर्तन नहीं होते रहता है। ऐसा नहीं है कि के लिए अलग पराविद्युतांक के लिए अलग है, पृथ्वी पर अलग है और जमीन पर अलग है, ऐसा नहीं है। ठीक है। उसका प्रत्येक स्थान पर उसका जो मान होता है वो क्या होता है, आप लोगों का उसका जो मान होता है वो आप लोगों का बदलते ही नहीं रहता है। ठीक है। एक जगह पर आप लोगों के स्थायी रूप में रहता है। तो इसी चीज़ को बोला गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के तुल्य होता है जिसे इकाई दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। ठीक है। चलिए, इसका आगे का कंटेंट है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका जो विमीय सूत्र के बेस पे जो है, इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एफ जी इक्वल टू होता है, एफ इक्वल टू जी होता है ना, यहाँ पर ये चीज़ होता है एफ इक्वल टू जी इंटू m1m2 बाय आर स्क्वायर होता है। वास्तव में ये चीज़ होता है। ठीक है। यहाँ पर m1 आप लोगों की पहला पिंड का द्रव्यमान है, पहला पिंड का द्रव्यमान, पहला पिंड का द्रव्यमान है आपका m1, पहला पिंड का द्रव्यमान है, और m2 दूसरे पिंड का, m2 दूसरे
पिंड का द्रव्यमान है और r दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। ठीक है, F आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल F जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि आप लोगों के पास कि m1 जो है वो पहला पिंड का द्रव्यमान है, m2 जो है वह दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, r है दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो वहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण नियम पे आप लोगों को यही चीज़ को बोला गया था कि जैसे कि आप लोगों के पास दो लिया गया है, जैसे कि पहला पिंड आपका a लिया गया है, दूसरा पिंड क्या है b लिया गया है। इनकी ये पहला पिंड a है भाई और दूसरा पिंड आपका क्या है b है, इनके बीच की दूरी r। ठीक है, इसका द्रव्यमान हो गया m1, इसका द्रव्यमान हो गया m2। क्लियर। तो इसी को उसने बोला था कि दो पिंडों के बीच के जो दो पिंडों पर लगने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल की क्या होती है, अनुक्रमण। दो पिंडों के बीच में लगने वाले उनके द्रव्यमानों के गुणनफल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब m1 और m2 इसके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है गुरुत्वाकर्षण। और बोला था कि दोनों द्रव्यमानों के दोनों पिंडों के जो बीच की दूरी है r, उसके वर्ग के क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोनों को हम लोग क्रम से लिखेंगे तो प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर आएगा, प्रोपोर्शनल हटाएगा तो यहाँ पर शर्त गुरुत्वीय नियतांक जी आ जाएगा, m1 m2 बाय आर स्क्वायर वहाँ पर है वही चीज़। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करके मैं बता दिया, ये फर्स्ट चीज़। सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर है सेकेंड चीज़ को ले देखते हैं, जी के वैल्यू को देखते हैं। जी का वैल्यू आपका वास्तव में किस तरीके से होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, जो जी का मान होता है भाई। सेकेंड चीज़ में जो जी का आपका वैल्यू है, जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर किलोग्राम होता है। ठीक है, अगला तीसरा चीज़, इसका विमीय सूत्र को हम लोग देखते हैं। इसका विमीय सूत्र को तो m इनवर्स L⁻3 T⁻⁻2 ये होता है, ये इसका विमीय सूत्र है। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक का सूत्र होता है। देखिए, तो जी का मान इतना न्यूटन प्रति मीटर प्रति किलोग्राम के बेस पे ये चीज़ होता है। अगर थर्ड नंबर की बात किया जाए, थर्ड नंबर में इसका जो होता है m इनवर्स L⁻3 T⁻⁻2 ये होता है। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत में आप लोगों का जो g इक्वल टू देख लिए कि F इक्वल टू जी, ये F इक्वल टू है ना, F इक्वल टू जी है m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चौथा जो चीज़ है, ये चौथा चीज़ को देखिए। जी का मान सर्वप्रथम कैवेडिस नामक वैज्ञानिक ने, जी का जो मान है सर्वप्रथम कैवेडिस, ठीक है, अंग्रेजी रसायन शास्त्री कैवेडिस ने ज्ञात किया था। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो चौथा मान है, जी का मान को यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी का मान सर्वप्रथम, जी का मान सर्वप्रथम कैवेडिस इस नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। अब पाँचवा नंबर के बेस में हम लोग देखते हैं कि पाँचवा में क्या होता है। इससे पहले केपलर के हम लोग जो 3 नियम देखे हैं, उसी के आधार पे है ये पॉइंट को दिया गया है कि केपलर के नियमों के आधार पर, किसके नियम के आधार पर, केपलर के नियमों के आधार पर। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि केपलर के नियमों के आधार पर ही न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम प्रतिपादन किया। तो पांचवा चीज़ में आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। पांचवा में क्या देख सकते हैं, केपलर के नियमों से, केपलर के
नियमों के आधार पर ही, नियमों के आधार पर ही, आधार पर ही न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम प्रतिपादन किया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, तो पहला में आप लोग ये चीज़ देखें कि F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, दूसरा में g का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर प्रति किलोग्राम होता है, और थर्ड में g इक्वल टू m इनवर्स L⁻³ T⁻², g का मान सर्वप्रथम कैवेडिस नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था, और पाँचवा केपलर के नियमों के आधार पर ही न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो केपलर ने अपना जो नियम दिया था, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम के बेस पे आपका पहला नियम क्या था, प्रथम नियम केपलर का जो आपका था प्रथम नियम या बोलते थे कक्षाओं का नियम, ये क्या बोलते थे, कक्षाओं का नियम बोलते थे। और दूसरा द्वितीय नियम यह बोलते थे, द्वितीय नियम यह उसको क्या द्वितीय नियम बोलते थे, और यह तो क्षेत्रफल का नियम, इसको बोलते थे क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा को हम लोग बोलते थे तृतीय नियम बोलते थे, या आवर्तकाल का नियम, आवर्तकाल का नियम। इस चीज़ को तो महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत आप लोग देखे हैं, एफ के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख चुके हैं कि F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, दूसरा g का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर प्रति किलोग्राम होता है, g का मान m⁻1 n⁻3 T⁻², g का मान सर्वप्रथम कैवेडिस नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। केपलर के नियमों के आधार पर ही न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या किया था, प्रतिपादित किया था। आगे देखते हैं गुरुत्व। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गुरुत्व क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर गुरुत्व, आगे जो हमारा है वो है आप लोगों का गुरुत्व क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं गुरुत्व को। ठीक है, गुरुत्व क्या होता है इस चीज़ को अभी हम लोग देखते हैं, गुरुत्व क्या होता है इसको। ठीक है, तो चलिए गुरुत्व के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। गुरुत्व न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, तो यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूटन भाई साहब है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, देखिए एक बार पढ़ लीजिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण लगता है, केवल गुरुत्वाकर्षण लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोल रहा है, देखो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण के बीच में क्या करता है, लगता है। ठीक है, तो दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड, इस चीज़ को लिखिए, दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड पृथ्वी हो तो
गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। गुरुत्वीय बल कहा जाता है। इसी चीज़ को बोल रहा है। यदि दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड है ना, दो पिंड है आपके पास, यह तो पहला पिंड ए है और दूसरा पिंड क्या है आपका बी है, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। ठीक है, इसी चीज़ को बोल रहा है कि दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड पृथ्वी हो, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, एक पिंड पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण, एक पिंड क्या हो आपका पृथ्वी हो, एक पिंड आपका क्या हो पृथ्वी हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है भाई, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल कहेंगे। तथा पृथ्वी के कारण अब इस पृथ्वी के कारण, इस पृथ्वी के वजह से, इस पृथ्वी के कारण अन्य पिंडों पर होने वाले, इस पृथ्वी के कारण अन्य पिंडों पर होने वाले, अब अन्य पिंडों पर होने वाले जो भी है, अन्य पिंड है आपके पास, अन्य पिंड के बेस पे है। चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं। तथा पृथ्वी के कारण अन्य पिंडों पर होने वाले, तथा पृथ्वी के कारण अन्य पिंडों पर होने वाले प्रभाव को गुरुत्व कहते हैं। प्रभाव को क्या बोलते हैं, गुरुत्व कहते हैं। अन्य होने वाले प्रभाव को क्या बोलते हैं, गुरुत्व कहते हैं। अन्य होने वाले प्रभाव के बारे में हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल को, गुरुत्वाकर्षण लगता है ये तो बोल दिया, अब गुरुत्वाकर्षण बल है तो जाहिर सी बात है भाई कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही लगेगा ना, अन्यथा फिर वे फेल हो जाएगा। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड पृथ्वी हो, यदि दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय बल कहा जाता है। तथा पृथ्वी के कारण अन्य पिंडों पर होने वाले प्रभाव को क्या बोलते हैं, गुरुत्व कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आप लोगों का स्पेशल थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के अंतर्गत आता है। तो इसी चीज़ को बोला है कि न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार अगर हम लोग किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, जैसे कि Q1 हो गया, यहाँ से अगर निकाल लेते हैं भाई Q2 हो गया, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी के बेस पे है, तो अन्य जो इसके हैं इस पर आपका बल लगेगा जो, तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण लगता है। तो दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड आपका पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल के नाम से जानते हैं, गुरुत्वीय बल के कारण कहा जाता है। तथा पृथ्वी के कारण अन्य पिंडों पर होने वाले जो बल होता है उसको हम लोग गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम गुरुत्व त्वरण के बारे में देखते हैं। गुरुत्व त्वरण क्या होता है, जिसको हम लोग स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, वास्तव में गुरुत्व त्वरण क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो आगे का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है आप लोगों का गुरुत्व त्वरण। अभी हम लोग जानेंगे गुरुत्व त्वरण के बारे में। हम लोग किसके बारे में जानेंगे, गुरुत्व त्वरण के बारे में। वास्तव में गुरुत्व त्वरण क्या होता है, इससे पहले आप लोग ये चीज़ देख लिए कि केपलर क्या है, केपलर का प्रथम नियम क्या है, केपलर का द्वितीय नियम क्या है। प्रथम नियम को कक्षीय का नियम बोलते हैं, द्वितीय नियम को श्रृंखला का नियम, क्षेत्रफल का नियम, तृतीय नियम का आवर्तकाल का नियम। उसके पश्चात सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जी का वैल्यू को देख लिए, जी का वैल्यू किस तरीके से आता है इसको भी आप लोग देख लिए। गुरुत्वाकर्षण क्या है इसको भी देख लिए, गुरुत्वाकर्षण के गुण होता है इसको भी आप लोग देख लिए कि गुरुत्वाकर्षण एक क्या केंद्रीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण एक संरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण में एक अन्योन्य क्रिया की भांति लगता है। अब हम लोग देखते हैं गुरुत्व त्वरण। वास्तव में गुरुत्व त्वरण क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो देखते हैं इस चीज़ को, जब कोई भी वस्तु है आपके पास, क्या है, जब कोई वस्तु है, नाम से स्पष्ट है भाई वस्तु, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से अच्छे से समझते जाइएगा लाइन टू लाइन। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से
जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, इस तरीके से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फेंका जाता है, तो उसका वेग v, तो उसका वेग एक निश्चित दर से कम होते जाता है। अब जाहिर सी बात है ये बढ़ते जाएगा, अब बढ़ते गया, अब कम 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 होते होते ये इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फेंका जाता है, तो उसका वेग एक निश्चित दर से, तो उसका वेग एक निश्चित दर से, देखो इस वेग को अंडरलाइन कीजिए, उसका वेग एक निश्चित दर से कम होते जाता है, एक निश्चित दर से क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वस्तु हो गया, वस्तु का ये वेग हो गया, वेग क्या हो जाता है, एक निश्चित दर से, एक निश्चित दर से कम होते जाता है, एक निश्चित दर से कम होते जाता है, तथा एक निश्चित ऊंचाई पर, तथा एक निश्चित ऊंचाई पर ना, दूसरा होता है तथा एक निश्चित ऊंचाई पर उसका वेग शून्य हो जाता है, तथा एक निश्चित ऊंचाई पर ना, तथा एक निश्चित ऊंचाई पर उसका वेग शून्य हो जाता है, उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तथा एक निश्चित ऊंचाई पर कम होते जाता है, और एक निश्चित ऊंचाई पर एक निश्चित ऊंचाई पर उसका वेग शून्य हो जाता है, उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फेंका जाता है, तो उसका वेग एक निश्चित दर से कम होता जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका वेग एक निश्चित दर से कम होता जाता है, तथा एक निश्चित ऊंचाई पर उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तत्पश्चात अब उसका वेग यहाँ पर इस कंडीशन में उसका जो वेग है भाई, ये वेग तो आपका 0 हो गया, चलिए ये वेग शून्य हो गया। तत्पश्चात बोल रहा है, उसके बाद, तत्पश्चात वह स्वतंत्रतापूर्वक, इसके बाद तत्पश्चात वह स्वतंत्रतापूर्वक गुरुत्व के अधीन गिरने लगती है, गुरुत्व के अधीन। अब यहाँ पर है स्वतंत्रतापूर्वक गुरुत्व के अधीन, इस तरीके से ये गिरने लगती है। तो गुरुत्व के अधीन क्या होती लगती है, गिरने लगती है, गुरुत्व के अधीन गिरने लगती है। तो वस्तु आपके जैसे जैसे पृथ्वी के निकट आने लगती है, पृथ्वी के निकट क्या होती है, आने लगती है। जैसे मान के चलो ये पृथ्वी की धरातल है ये, अब इसके पास आने लगती है जैसे जैसे, ठीक है, पास आने लगती है, निकट आने लगती है, तो उसका वेग निश्चित दर से बढ़ता जाता है। उसका वेग जैसे जैसे पास आते जाएगा इसका दर क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसका दर बढ़ता जाएगा। तो पृथ्वी के निकट आने लगती है तो उसका जो वेग होता है वह निश्चित दर से बढ़ता जाता है, उसका वेग निश्चित दर से क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है, उसका वेग निश्चित दर से बढ़ता जाता है। अर्थात उसमें एक समान क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर एक समान त्वरण एक्सेलरेशन ए उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो उस पर आप लोगों का क्या, पृथ्वी के पास में आएगा, तो यहाँ पर आपका ए, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। ए आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। और इसी एक समान त्वरण को हम लोग, और यहीं पर जो उत्पन्न ए है, यहीं पर जो उत्पन्न ए भाई साहब है, ठीक है, और यहीं पर जो उत्पन्न ए भाई साहब है, इसी एक समान त्वरण को हम लोग, इसी एक समान त्वरण को देखिए, इसी एक समान त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसी एक समान त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण।
इसी एक समान त्वरण को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसी एक समान त्वरण को हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। इसी एक समान वेग को हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत आप लोगों ने ये चीज़ देख लिया कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका वेग एक निश्चित दर से कम होते जाता है। उसका वेग जो होता है भाई वो एक निश्चित दर से क्या होते जाता है? कम होते जाता है तथा एक निश्चित ऊंचाई पर आप पहुंच जाते हैं। कोई भी वेग है, जब आप किसी वस्तु को इस तरीके से फेंक रहे हो, जैसे कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस तरीके से ना, अब मैं पत्थर का टुकड़ा उठा लिया या पत्थर या गेंद, अब मैं उसको इतना जोर से थोड़ा वेग दे इस तरीके से फेंका देखो ऊपर की तरफ, तो पहला तो स्पीड जो वेग से रहेगा ऊपर जाते जाएगा, एक निश्चित वेग के पास वो जा करके उसके नीचे की ओर इस तरीके से वेग घटते जाएगा और ज़मीन के पास है। जैसे जैसे पास आते जाता है उसका वेग दर फिर क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। तो एक समान जो पास आने पर जो उसका त्वरण होता है, त्वरण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है पास आने पर, तो वहीं पर जो त्वरण होता है एक समान त्वरण, उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। इसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं, अर्थात यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं, बोल रहा है अर्थात गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को अर्थात गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये किसके अंतर्गत आएगा? गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत आएगा। तो डायरेक्ट आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं कि गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से नीचे गिरते हुए वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन की दर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दो चीज़ में शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और उस फॉर्म में भी आप लोग यूज कर सकते हैं कि गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को, ना किसके कारण उत्पन्न त्वरण को? गुरुत्व के कारण। तो गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या त्वरण कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस चीज़ को लिखते हैं। चलिए तो जैसे कि आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह स्वतंत्रतापूर्वक, ठीक है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है आपका स्वतंत्रतापूर्वक क्या करता रहता है? आपके एक समान वेग से करते रहता है। तो तत्पश्चात वह स्वतंत्रतापूर्वक गुरुत्व के अधीन गिरने लगती है। तो वस्तु जैसे जैसे पृथ्वी के निकट आने लगती है, क्या होती है? आने लगती है, तो उसका वेग क्या हो जाता है? निश्चित दर से क्या हो जाने लगता है? बढ़ते जाता है। तो उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की जो दर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो गुरुत्व के कारण जो उत्पन्न आप लोगों का क्या है? गुरुत्व के कारण जो उत्पन्न जो त्वरण है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। अगर शॉर्ट में अगर इसको दूसरे शब्दों में आप लोग बोलना चाहोगे तो ऐसा भी बोल सकते हो कि स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से नीचे गिरते हुए वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। जैसे कि कैपिटल जी होता था, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को हम लोग कैपिटल जी के माध्यम से शो अप करते थे, और स्मॉल जी मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका वेग एक निश्चित दर से कम हो जाता है तथा एक निश्चित ऊंचाई पर उसका वेग शून्य हो जाता है। तत्पश्चात वह स्वतंत्रतापूर्वक गुरुत्व के अधीन गिरने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे वह पृथ्वी के निकट आने लगता है उसका वेग क्या होता है? निश्चित दर से बढ़ते जाता है। जैसे जब पृथ्वी के निकट आने लगता है मतलब गिरने लगता है पृथ्वी के पास, जैसे जैसे वो पहुंचने का उसका टाइम आता है तो उसका दर क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। अर्थात उसमें एक समान त्वरण क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। और यही एक समान त्वरण को ही हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको याद रखिएगा कि गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस चीज़ के लिए हम लोग स्मॉल जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रयुक्त करते हैं, दर्शाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं, जो भी अपने शब्दों में बोल सकते हो। इसके पश्चात हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि इसी बल को हम वस्तु के भार कहते हैं। इस बल को जो हो जाएगा, इसमें जो लगने वाला जो बल है इसको हम लोग वस्तु का क्या बोलते हैं? भार कहते हैं।
इस पर जो बल लगता है, इस पर जो बल लगता है, इस बल को वस्तु का हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। अतः पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, अतः हम लोग यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उस बल के बराबर होता है। ठीक है, जो आपका पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है भाई, पृथ्वी का जो आपका यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, किसका, पृथ्वी का, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वह उस बल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है, उस बल के बराबर होता है, उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को, पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करे, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करे। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अथवा इसको बोल सकते हो न्यूटन पर किलोग्राम बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए हम लोग देखें कि इस बल को इसमें जो बल का जो वस्तु का होता है, इस बल को हम लोग वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, अतः पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। अपने केंद्र की ओर क्या करती है, बोलने से आकर्षित करती है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थात, या अथवा के रूप में न्यूटन के रूप में यूज करना चाहोगे तो न्यूटन पर किलोग्राम के बेस पे ये चीज़ होता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग गुरुत्वीय त्वरण को भी देख लिए। गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल जी से प्रयुक्त करते हैं और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को हम लोग कैपिटल जी से प्रयुक्त करते हैं। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी से रिलेटेड में देखा जाए तो आप लोगों के दोनों की चीज़ में इसी के बेस पे ये चीज़ आप लोगों के बेस में आता है। तो इस बल को हम वस्तु का भार कहेंगे और इसमें जो उत्पन्न गुरुत्व के कारण जो आप लोगों के वस्तु में जो उत्पन्न के त्वरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। हम लोग जब इसको स्वतंत्रतापूर्वक हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक निश्चित वेग से वह ऊपर की तरफ जाते हैं, एक निश्चित वेग के बाद वह नीचे पृथ्वी की तरफ जब नीचे गिरने लगते हैं तो उसका वेग कम हो जाता है। फिर जैसे जैसे वह पृथ्वी के पास आने लगता है तो उसका वेग दर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर फाइनली ये चीज़ बोल सकते हैं कि गुरुत्व के कारण उत्पन्न किसी वस्तु में त्वरण को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग जो जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में जो संबंध देखेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण के बीच में हम लोग जो दोनों के बीच में संबंध देखेंगे। उसके पश्चात गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, उसके पश्चात प्रक्षेपक गति के अनुसार इसके प्रत्येक बिंदु पर इसकी लंबाई क्या होती है, और स्वतंत्रतापूर्वक जब हम लोग द्रव्यमान के बेस पर इस सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बेस पर इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं तो इसके बीच आप लोगों का क्या आता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। तो अब आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।